इटी इंडिया जो से आशीष त्रिपाठी आपका फिर स्वागत करता है। पूरी दुनिया सर्दी से गुजर रही है, लेकिन सबसे बड़ी गर्मी है यूरोप के पार्ट में। ये अगर देखा जाए तो ये युद्ध की शुरुआत अभी नहीं है। ये युद्ध बहुत पुराना है। इसको धीरे धीरे बढ़ाया गया है। चाइना और रसिया में चाइना बहुत कमज़ोर देश था उस समय। वो तो उसने मैन्युफैक्चरिंग हब बना के अपने आप को आगे कर लिया। रशिया और अमेरिका में कभी नहीं पड़ती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार में और सेकंड वर्ल्ड वार में साथ आना इनकी मजबूरी थी, लेकिन इन लोगों ने तो भी एक काम किया था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो पूर्वी जर्मनी पे जो था वो रशिया ने कब्जा कर लिया था, और पश्चिमी जर्मनी पे यूरोप ने कर लिया, अमेरिका ने, और अपने हिसाब से चलाने लगे। पूर्वी जर्मनी साम्यवादी विचारधारा की थी और पश्चिमी जर्मनी पूंजीवादी थी। पूंजीवादी विचारधारा ने बहुत ही जल्दी जर्मनी को दोबारा टेक्नोलॉजी के मामले हाई बना दिया, और इनको जो पश्चिमी जर्मनी थी वो साम्यवादी विचारधारा थी, बर्लिन की दीवार थी, बना दी गई, और वहाँ पर विकास नहीं हो रहा था। लोग भूखों मर रहे थे, टेक्नोलॉजी थी नहीं, और किसी भी तरह से वो ठीक नहीं था। इधर दूसरा परिणाम ये हुआ, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बट गया। नॉर्थ कोरिया में चाइना और रसिया ने कैसे भी करके किम जोंग को आगे बढ़ा के, और अमेरिका ने साउथ कोरिया को आगे बढ़ाया। तो पूंजीवादी विचारधारा साउथ कोरिया में लाके उसने साउथ कोरिया को विकसित राष्ट्र में लाके खड़ा कर दिया। और नॉर्थ कोरिया ने, लोग भूखों मर रहे हैं तो भी हथियारों की रेस, मिसाइल की रेस, परमाणु हथियारों की रेस, वो सबसे आगे है, और एक बहुत बड़ा मतलब तानाशाह बन गया, और पूरे विश्व के लिए सिरदर्द है। उसका काम केवल मिसाइल का परीक्षण करना और परमाणु संपन्न देश बनना है। और भी तमाम कंट्रीज हैं। अभी हाल ही में यूक्रेन ने कई देशों से मदद मांगी। अमेरिका से थर्ड सिस्टम मांगा, हमें दीजिए। इजराइल से उसने इजराइल का सिस्टम मांगा कि आप हमें अपना एयर डिफेंस सिस्टम दीजिए। तो और भी कंट्री से उसने मांगे हैं, लेकिन हर कंट्रीज फूक फूक के कदम उठ रही है, क्योंकि कोई भी कंट्री किसी भी तरह से रसिया से डायरेक्ट लड़ाई मोल लेने की स्थिति में नहीं है। अगर कोई भी मदद करेगा तो वो सामान भिजवा देगा, संसाधन भिजवा देगा, हथियार भिजवा देगा, लेकिन अगर कहा जाए कि सेना डायरेक्ट रसिया की सेना से लड़े, एयरफोर्स लड़े, अटैक करे, उसने आसपास की कंट्रीज में अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज कराई है कि काला सागर हुआ, बाल्टिक सागर सागर हुआ, या और भी सागर हुए, वहाँ पे जहाजी बेड़ा कई देशों के आ चुके हैं, और एरोप्लेन्स भी आ चुके हैं। अमेरिका वगैरह के एयरबेस थे, उन पे एयरबेस पे सभी युद्धावस्था में लगे हुए हैं। और 1 लाख से ऊपर की आर्मी जो रसिया की है वो बेलारूस में युद्धावस्था में लगी है। उसने बेलारूस साइड से उसे घेरा है, काला सागर से घेरा है। अब केवल एक ही वो बचता है कि किसी भी तरह से जो यूरोप का एक पार्ट जुड़ा हुआ है, इससे नाम तो याद नहीं आ रहा, यूक्रेन से, उस पार्ट में अमेरिका ये चाहता है कि जब शरणार्थी युद्ध होगा छोड़ेंगे तो दूसरी कंट्रीज में शरण लेंगे। तो कैसे भी करके शरणार्थी शरण ना लें। अब ये कब क्या होता है ये बात की बात है। अब बात आती है क्या चीज़ है। कुछ दिनों पहले 2014 में क्रीमिया पे कब्जा किया गया था। उसका भी एक रीजन था। क्रीमिया एक बहुत ही सामरिक दृष्टि से काला सागर में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और तब पूरा विश्व विरोध करता रहा, लेकिन उसने क्रीमिया पे कब्जा करने की बहुत ही टेक्निकल युक्ति अपनाई, और उसने क्रीमिया में रशियन लोग रहते थे, जन्म संग्रह करा के अपने में शामिल कर लिया, और शुद्ध रूप से क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। अब वही काम ये करना चाहता है। यूक्रेन के 2 पार्ट ऐसे हैं जो रसिया से मिले हुए काफ़ी बड़े पार्ट हैं, जहाँ पे लगभग बहुत बहुत ज़्यादा आबादी रसिया की है, और वो सब लोग ये चाहते हैं कि हम लोग रसिया में दोबारा शामिल हो जाएं। और रसिया भी चाहता है इतना उपजाऊ क्षेत्र और सामरिक दृष्टि से अच्छा क्षेत्र अगर हमें मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहे। वैसे रसिया कुछ कहता नहीं, अगर नाटो में यूक्रेन शामिल ना होता तो रसिया शांत रहता, लेकिन उसे ये लग रहा कि अगर ये नाटो में शामिल हो गया तो अमेरिका और नाटो के सदस्य अपने एयर डिफेंस सिस्टम और अपनी मिसाइलें, अपना एयरबेस बना लेंगे, और रसिया की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा पूरी खतरे में आ जाएगी।
इसीलिए रसिया ने जीने और मरने का प्रश्न बना लिया है। और इस काम में वो अपने सहयोगी नॉर्थ कोरिया, चाइना और टर्की और तमाम ऐसे देश हैं जो अभी नाम खुले नहीं हैं, उनकी मदद लेना चाहता है। कुछ ऐसे देश हैं, गरीब देश हैं, जो पैसे रुपए तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसे अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने देंगे, और जो भी आर्मी होगी, सेना होगी, जो भी ज़रूरत होगी उसकी ज़रूरतें पूरी करेगा। इसीलिए चारों तरफ इस समय वो बनाया जा रहा, माहौल बनाया जा रहा। अमेरिका विश्व के तमाम मंचों पे रसिया पे सैंक्शन लगाने के लिए, दबाव बनाने के लिए अपने कोशिश कर रहा है। इधर रसिया विश्व के तमाम मंचों पे, देशों पे रसिया अमेरिका के सैंक्शन हटाने के लिए कर रहा है। अब दिक्कत यहाँ आ रही है कि रसिया के पास लगभग सभी चीज़ पैदा होती है, और बाकी की रही बची चीज़ मंगोलिया और तमाम कंट्रीज जो होती हैं अगल बगल की, उज्बेकिस्तान वगैरह, जो रसिया के 15 पार्ट हुए तो उनमें से कम 10-12 पार्ट रसिया का सपोर्ट करते हैं। तो वो यूएसएसआर जैसी ताकत दोबारा बनना चाहता है। जब लेनिन ने क्रांति हुई थी 1922 में, उसके बाद एक कम्युनिस्ट विचारधारा के युग आ गया था, पूरा कम्युनिस्ट राष्ट्र, गणतंत्र सभी शामिल हो गए थे। उसके बाद किसी भी तरह से बोरिस येल्त्सिन ने अपने हाथ में सत्ता ली। बोरिस येल्त्सिन की सत्ता के हटने के बाद नहीं, उससे पहले मिखाइल gorbachev ने सत्ता अपने हाथ में ली। उसके बाद मिखाइल gorbachev ने यूएसएसआर को जब 15 पार्टों में टूटने लगा, तो बोरिस येल्त्सिन ने एक आंदोलन किया और अपने सभी देशों को आज़ादी दे दी। और रशिया को, क्योंकि रसिया की भाषा, रसिया का कल्चर, जितने भी कंट्रीज 15 थे उनमें सबसे ज़्यादा रसिया के लोग रहते थे, तो वो कल्चर आज भी ख़त्म नहीं हो पाया। और बोरिस येल्त्सिन के बाद जो इस समय पुतिन आए हुए हैं, पुतिन ने गुप्त रूप से रसिया को, जब से पुतिन आए हैं, तो उन्होंने रुपए से, पैसे से, संसाधनों से, चीज़ों से, हर तरीके से उसको आगे बढ़ाया हुआ है। और वो आगे बढ़ाने के बाद क्या होगा, पहले रसिया बर्बाद हुआ था, अमेरिका से उसने स्पेस में टक्कर ली, हर चीज़ में वो टक्कर ले रहा था। लेकिन पुतिन के आने के बाद उसने अपने पैसों को बड़ा सोच समझ के खर्च किया, टेक्नोलॉजी पे खर्च किया, चीज़ों पे खर्च किया। और आज भी अमेरिका के पास, वो रसिया के पास जो लिटिल मास्टर बम गिराया गया था जापान के ऊपर, उससे 3500 गुना ताकतवर बम आज भी मौजूद है। रसिया के पास कुछ इतने घातक और इतने विनाशक हथियार हैं कि अमेरिका और नाटो देश आज भी थर थर कांपते हैं, छोटे छोटे से देश, कि अगर कहीं रसिया ने वो परमाणु बम या चीज़ें उसके ऊपर चला दी तो पूरे पूरे देश का अस्तित्व मिट जाएगा। तो अभी आप इंतज़ार करिए, हम आपको अगले वीडियो में फिर बताते हैं कि ये लोग क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, और किसका फ़ायदा किसका नुकसान। तब तक के लिए आशीष त्रिपाठी को विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।